A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज करेंगे हम साइंस को थ्रू MCQs। तो ये इसका सेट नंबर 17 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना, तो उनको भी मैंने बहुत इलेबोरेटली कवर किया है। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसका लिंक भी देख सकते हैं। तो इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन। कहाँ पे ह्यूमन बींग्स के केस में डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? क्या वो सबसे पहले हमारी फूड पाइप के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ये हमारे मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हो जाता है, या स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है? तो अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पता है तो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में इस बात को बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से डिस्कस किया है। मैंने अपने MCQ सेट में भी 1-2 सेट पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। तो इसका जवाब जो है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, उन्हें लगता हो कि स्टमक में सबसे पहले जाके फूड डाइजेस्ट होता है। तो इसका जवाब है माउथ। ओके, तो इसका आंसर है सी। कैसे? क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर 2 तरीके से खाने का डाइजेशन होता है, एक फिजिकल लेवल पे, एक केमिकल लेवल पे भी स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल लेवल पे कैसे? आपने कोई भी बड़ा सा बाइट खाया खाने का, तो आपके जो दांत है, टीथ, टंग, ये सब मिलके क्या करेंगे? ये उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। चबा चबा के हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले च्यूइंग स्टार्ट होती है, च्यूइंग। ठीक है, तो च्यूइंग से क्या होगा? छोटे छोटे पीसेज में फूड पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, तो जो हमारी सलाइवा है, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्शन, स्टार्च का डायरेक्शन सबसे पहले स्टार्ट कर देता है डाइजेशन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने फूड को खाया तो 2 तरीके से हो रहा है। एक तो फिजिकल प्रोसेस, उसका स्मॉल पीसेस बन रहे हैं। सेकेंड, केमिकली सलाइवरी अमाइलेज स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको ये भी पूछा जाए और कंफ्यूज करने के लिए, मान लीजिए स्टेटमेंट में कि माउथ के अंदर जो है ओनली फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। फिजिकली मतलब पीसेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। केमिकल भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो भी अपना काम शुरू कर देता है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सवाल, फेवरेट सवाल है एग्जाम का। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द चेंज व्हेन आयरन गेट रस्टेड। अगर आपने किसी आयरन के, लोहे के टुकड़े को बाहर रख देते हैं और उसमें जंग लग जाता है, रस्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसका साथ क्या होता है? क्या उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा? क्या उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा? नो चेंज टेक प्लेस, इट्स वेट चेंजेस। ओके, फोर्थ ऑप्शन जो है थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। आपको इस तीनों में से आप कंसिडर करिए कि इसका वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपसे पूछा गया, या फिर चेंज आएगा, हमको पता नहीं है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें से क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है जब रस्टिंग होती है। तो इसका जवाब है कि ये इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? जब भी आयरन क्योंकि एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाता है? इसके ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। तो Fe2O3 एंड वाटर के साथ कंबाइन करके ये क्या बना रहा है? एक तरीके का हाइड्रेट फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या हो रहा है? ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर कंबाइंस विद द आयरन टू मेक द ऑक्साइड और रस्ट। आयरन ऑक्साइड बना देगा। सो द वेट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आयरन ऑक्साइड बन गया, पहले तो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन नहीं थी, लेकिन अब जो है आयरन ऑक्साइड जो बन गया, ये वेट को इंक्रीज कर देता है। वैसे आप लॉजिक से भी सोच सकते थे कि अगर रस्ट लग जाएगा तो आयरन जो है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, बट क्यों इंक्रीज होता है ये आपको पता चल गया अब, राइट। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये बहुत ऊंचा उड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। बिकॉज क्यों उड़ पाते हैं एटमॉस्फेयर में? पहला ऑप्शन दिया गया है, विंड फ्लो इज लेस एंड हेल्प देम टू मेंटेन डायरेक्शन।
ऊंचा उड़ने से क्या होता है कि वहां पे कम हवा चलती है और उनको डायरेक्शन अच्छे से पता चल जाती है। कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स, ये दूसरा। थर्ड, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर डज नॉट मेक देम फील कोल्ड। इट इज ईजियर टू फ्लाई इन द फ्लॉग एट द ग्रेटर हाइट। अब आप देखिए ये क्वेश्चन के कितने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, सारे के सारे ऑप्शंस इतने ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, इतने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं कि आप सोचते रहेंगे ये सारी की सारी लॉजिकल बातें करेक्ट हैं। बट कारण क्या है? कारण है जो कोल्ड कंडीशन में जो उनके मसल्स होती हैं जब वो उड़ना शुरू करते हैं, तो अगर आप देखेंगे जब ये पूरे झुंड बना के जब ये उड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो ये ऊपर उड़ना पसंद करते हैं ताकि जो ठंडी कंडीशन है, जो हीट जनरेट हो रही है बाय देयर मसल्स, वो डिस्पर्स हो जाए, मतलब कंपनसेट कर दे। अगर ये ज़्यादा नीचे उड़ेंगे तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इनकी हीट जनरेट हो जाती है, तो ये ऊपर उड़ना पसंद करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फ्लाइट को अफेक्ट करते हैं। एल्टीट्यूड जिसमें से एक है मतलब हाइट, टोपोग्राफी, एम्बिएंट टेम्परेचर, विंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो है इनकी फ्लाइट को अफेक्ट करती हैं। तो ये अगर आप इसमें देखते हैं, स्प्रिंग सीजन में ये क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं नॉर्थ में, ब्रीडिंग ये समर में करते हैं, फॉल जब आता है तो ये माइग्रेट करते हैं साउथ में, और फिर ओवर विंटरिंग होती है इनकी। ओके, तो जो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये 15,000 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं। हमने जब अपनी क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, इनका माइग्रेटरी पाथ भी मैंने आपको बताया था। तो मतलब सोचिए आप, नॉर्थ पोल के थोड़ा नीचे से एरिया से ये लोग कहाँ तक आते हैं, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाते हैं। तो मतलब 15,000 किलोमीटर तक ये लोग फ्लाइट कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा? ताकि कोल्ड कंडीशन जो है उससे बचा जा सके, और ये अपना वो जहाँ से आ रहे हैं, ठंडी जगह से, साइबेरिया से अगर आ रहे हैं तो ये जो कोल्ड कंडीशन होती है एक्सट्रीम, जो उनके बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, तो उससे बचने के लिए माइग्रेट करते हैं। फिर ये यहाँ पर आके ब्रीडिंग करते हैं, और जो उनके फिर बच्चे होते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको भी साथ लेके वापस चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीजन में ये फिर से आएंगे लौट के, राइट। इसका कारण आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 4, ये पूछा गया था HPSC द्वारा, HCS एग्जाम 2021 में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। बेस्ट कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या सिल्वर है। तो ये तो सीधा का सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमने एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ा था कि सिल्वर जो है इसमें से बेस्ट कंडक्टर है। एल्यूमिनियम, कॉपर ये भी अच्छे कंडक्टर है, बट सिल्वर इज द बेस्ट। ओके, तो हमने ये एनसीईआरटी में लिखा था, यहाँ पे एक रिलेटिव कंडक्टर का चार्ट दिया गया था, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम। अब गोल्ड की वायर्स तो नहीं बनेंगी क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा पड़ेगा। सिमिलरली सिल्वर की वायर इसलिए नहीं बनाई जाती, सिल्वर जो है महंगा पड़ता है, इसीलिए किसकी बनाई जाती है? या तो कॉपर की बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की बनाई जाती है वायर्स, राइट। तो मेटालिक बॉन्डिंग कॉजेज मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका कारण इसमें बताया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है उसके बीच में, वो उस एक से दूसरे पार्ट तक वो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। जो मेटल में क्या बॉन्ड होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल ऑफ द मेटल एटम्स। ये देखिए मेटल के ये आयंस है, उसके चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ईजी हो जाता है, इसीलिए मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सम मेटल्स आर हाईली कंडक्टिव ऑफ देन अदर्स। उसके अंदर आते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। द मोस्ट हाईली कंडक्टिव मेटल्स आर, सिल्वर आएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर कॉपर आएगा, फिर गोल्ड आएगा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का सवाल है। फिर सवाल नंबर 5 जो है वो पूछा गया था यूपीएससी द्वारा, सीडीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम। ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। हायर कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेल वॉल। सेल वॉल दिया गया है इसमें। लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन टू फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जिसने मेरी एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो किया होगा वो झट से इस सवाल को कर देंगे कि जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है क्रॉस करने के लिए और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है, तो इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो ये क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन है,
सेल वॉल नहीं है पहली बात तो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, दैट इज ट्रू, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होती है। सो इट वाज एन वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट और द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उससे जो है मूवमेंट होता है। अगर हम ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस जो प्रोवाइड करता है प्राइमरी मीन्स बाय विच वाटर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ सेल, तो सेल में से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है हमारा? ऑस्मोसिस हमारा वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोसेस है ये हमारा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ प्लांट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, से पानी निकालने के लिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्ट इन एनिमल मेम्ब्रेन, वाई यू कीप रेजिन इन वाटर एंड रेजिन गेट पफ्ड, आप जो किशमिश है वो पानी में डाल देते हो वो फूल जाती है, वो सब क्या है? वो सब ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में भी हम ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। आप बादाम भिगो के रख देते हो, ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। ये इसमें डायग्रामेटिकली समझाया गया है नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रही है, दिस यू कैन रीड। ये देखिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर सॉल्वेंट, तो ये क्या है? यहाँ पे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, कहाँ है भाई? ये रहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, तो वाटर इधर से इधर चला जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मतलब यहाँ पे जो देखिए हाइट जो है बढ़ गई, क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा होता है। वो कैसे होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस अगर इसका उल्टा है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है RAS एग्जाम 2021 में पूछा गया। द स्टेथोस्कोप, इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्टबीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर, पेशेंट की जो हार्ट की जो साउंड है वो डॉक्टर के कान में कैसे पहुंचती है? स्टेथोस्कोप की मदद से पहुंचती है। क्या प्रोसेस है उसमें? मल्टीपल डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पोलराइजेशन ऑफ साउंड और मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स दी गई हैं, सोचिए ज़रा इसके बारे में। क्या हमने पढ़ा था? साउंड वेव के बारे में हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? डिफ्रैक्शन क्या कोई टर्म है? रिफ्लेक्शन टर्म है, रिफ्रैक्शन टर्म है, राइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पूरा रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्रैक्शन इधर उधर साइड में मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आपने NCERT सीरीज पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा मल्टीपल टाइम्स में रिफ्लेक्ट होगी साउंड वेव्स, तो ये ऐसा होगा। तो देखो स्टेथोस्कोप क्या है? अकाउस्टिक इज एन अकाउस्टिक मेडिकल डिवाइस है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? अकाउस्टिक मतलब ईयर से रिलेटेड मेडिकल डिवाइस है, जिससे कि हम हार्ट की बीट को सुनते हैं। हम पेशेंट के हार्ट पे इसको लगा देंगे और यहाँ पे अपने कान में लगा लेंगे और इसको सुनेंगे। तो डिस्क और ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप एम्पलीफाई स्मॉल साउंड सच एज साउंड ऑफ पेशेंट्स लंग, हार्ट एंड अदर साउंड्स इनसाइड द बॉडी, मेकिंग देम साउंड लाउडर। जब हम ये करते हैं तो पेशेंट की बॉडी से सरफेस पे हम डायाफ्राम पे रखते हैं, जब ये वाइब्रेट करता है तो दोज वाइब्रेशन जो है वो इसके थ्रू ट्रैवल होती हैं और हमारे कान तक आती है, राइट। ये स्टेथोस्कोप का डायग्राम दिखाया गया, इस तरीके से काम करता है। तो ये क्या है? ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, राइट। देखिए लाइट जो है ना वो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो क्या करेगी? वो बेंड कर देती है ना, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल प्रोफाइल। हम मिट्टी की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। द रॉटिंग डेड मैटर जो है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। द बॉटम लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड ए होराइजन। ये इसमें पूछा गया है 2 सवाल, दो स्टेटमेंट, NCERT का क्वेश्चन है। सॉइल वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉइल के लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेयर? ए होराइजन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इस सवाल का जो जवाब है, ए होराइजन जो होता है अपर लेयर्स में होता है, नीचे वाली लेयर में नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम एक बार सॉइल की प्रोफाइलिंग देख लेते हैं। ये देखिए सरफेस लेयर है, ऑर्गेनिक डेब्रीज है, फिर ये टॉप सॉइल है। सबसे पहले है ओ होराइजन, जिसमें क्या है? पार्शली डीकम्पोज्ड डेब्रीज है, जिसको ओ होराइजन कहते हैं। फिर टॉप मोस्ट सॉइल आती है जिसमें मिनरल पार्टिकल मिक्स्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर, इसको ए होराइजन कहते हैं। उसके नीचे आती है सब सॉइल, जिसको बी होराइजन कहते हैं। फिर आता है पेरेंट रॉक, जिसको सी होराइजन भी कह देते हैं। फिर बेड रॉक आता है, जिसको आर होराइजन भी कह देते हैं। तो ये जो ए होराइजन है ये अपर लेयर्स में आता है, ना कि सबसे लोअर मोस्ट लेयर्स में, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल सेक्शन में आप डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ईच लेयर में हर उसका कलर कॉम्पोजिशन सब अलग होती है, इसीलिए उनको अलग अलग नाम दिया जाता है।
ह्यूमस जो होता है अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर। क्यों डार्क होता है? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है। अब आप सोचिए जो रॉटिंग डेड मैटर होगा वो तो अपर वाली लेयर पर ही रहेगा ना, तो ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल। तो ह्यूमस क्या होता है? वो सारे के सारे उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। तो ये जो लेयर है सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और रिटेन कर सकती है वाटर को, तो इट इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट और ए होराइजन, राइट। तो सबसे ऊपर वाली लेयर में ही आपको ह्यूमस लेयर मिलेगी। ये सारा आप रीड कर सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8। मैच द डिजीज लिस्टेड इन कॉलम ए विद सिम्टम्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए हैं आपको डिजीज और कॉलम बी में दिए गए हैं सिम्टम्स। कहाँ से लिया है सवाल? HCS 2021 का सवाल है ये, राइट। अब आप देखिए टाइफॉइड फीवर इसमें दिया गया है, कॉलरा दिया गया है, ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है एंड चिकन पॉक्स दिया गया है। अब देखो आप कम से कम आप टीबी के बारे में तो सोच सकते हो, टाइफॉइड फीवर के बारे में भी सोच सकते हो, खुद ही हुआ होगा बहुत सारे लोगों को। तो क्या क्या सिम्टम दिए गए हैं? परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट लगातार खांसी, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस। तो ये किसका है? लगातार खांसी। टाइफॉइड में तो हो नहीं सकती लगातार खांसी, चिकन पॉक्स में भी लगातार खांसी नहीं हो सकती, तो कौन होगा ये होगा ट्यूबरक्लोसिस। हाई फीवर, स्टमक पेन, स्किन रैश, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेड स्पॉट्स। रेड स्पॉट्स है तो कौन है? चिकन पॉक्स। राइस वाटर स्टूल, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो सबको पता है कॉलरा। तो बहुत ही इजी ऑप्शन दिए गए थे। आधे लोगों ने क्या किया होगा, इस सवाल की तरफ देखा भी नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ आधे लोग बिना देखे इस सवाल को छोड़ दिए होंगे, बट अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कॉलरा का मतलब जिसमें डायरिया जिसको बोलते हैं, तो वाटरी स्टूल है, नोजिया है, वॉमिटिंग, तो ये तो इसी से मैच हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में लगातार खांसी रहेगी, स्किन के ऊपर रैश आते हैं, चिकन पॉक्स में आपको पता है, तो स्किन रैश जहाँ पे लिखा हुआ है वो स्किन रैश होगा। तो दिस वॉज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर किसी ने छोड़ा होगा ये सवाल तो मतलब उसकी किस्मत है, राइट। तो आप ये सारा ट्यूबरक्लोसिस के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये आप सारा देख लीजिए। ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ और सिर्फ आपकी लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, वो आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लिम्फ नोड्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर होता क्या है, पेशेंट को लगातार खांसी रहती है, फीवर हो जाता है उसको हल्का हल्का, ऐसा भी नहीं होगा कि वो बेड पे गिर जाए और ऐसा भी नहीं होगा कि वो उठ पाए, और उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। चिकन पॉक्स में क्या होता है? चिकन पॉक्स में फीवर होता है, फीलिंग टायर्ड, हेड एक, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टमक एक दैट लास्ट फॉर 1 or 2 days। ये सारी चीज़ें जो है चिकन पॉक्स में आपको हो जाएंगी, स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएंगे। तो जो टाइफाइड फीवर है उसके सिम्टम, कॉलरा के सिम्टम, डेंगू फीवर के सिम्टम, ये सारे आपको पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन डिजीजेस जो आपको बहुत बार देखने को मिलती हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। AMR इज कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली। ओनली बोला है। देखो जब भी कोई हाइपर वर्ड्स हो ना, ओनली, तब आप उसको बिल्कुल देख लिया करो। ओनली एक अगेन हाइपर वर्ड है जो कि एक्सक्लूड कर रहा है बाकी चीज़ों को। इनप्रॉपर सैनिटेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 2 स्टेटमेंट आप इसमें देख पा रहे हैं। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो AMR इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा तो किस वजह से होता है? क्योंकि आप उल्टी सीधी एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। तो ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसको बहुत ही कॉमनली आजकल ये पता भी चल गया, लोगों को पब्लिसिटी की जा रही है। तो इसका कारण एक तो है ये भी कि भाई ये ह्यूमन एक्टिविटीज से है, लेकिन ओनली नहीं आएगा इसमें। मैंने बोला था ना ये हाइपर स्टेटमेंट है ओनली करना, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा कारण हुआ है। तो इसके अंदर 2 नंबर वाला स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है कि इम्प्रॉपर सैनिटेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड एंटी माइक्रोबियल डेवलपमेंट। अभी कैसे हो रहा है देखो, होता क्या है पहले तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। एक बैक्टीरिया था जिसको आप पहले दूसरी एक दवाई देते थे, उससे वो मर जाता था, लेकिन क्या होता है ओवर द टाइम वो बैक्टीरिया मरना बंद कर देता है। तो पहला रीजन जो सबसे बड़ा था वो तो था कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज था। दूसरा था चाहे ह्यूमन एक्टिविटी ना हो तो बैक्टीरिया और वायरस भी तो इवॉल्व करता है ना, अपने आप से वो इवॉल्व करता है। पहले दूसरे तरीके का होता था 10 साल पहले, अब वो 10 साल में चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई हो के। तो दूसरा उसका कारण होता है वो अपने आप से भी चेंज हो रहा है, राइट। एज अ रिजल्ट तो जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो AMR जो है वो नेचुरली भी होता है, अकर्स नेचुरली,
बट मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमन इज द मेजर रीजन। तो ये आप समझ गए। नेचुरली कैसे होगा, क्योंकि भाई हर एक बैक्टीरिया वायरस का भी तो इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए वो अपने आप भी बदल जाता है। बट तेजी से जो ये बदलता है इसका कारण हम लोग हैं। हम क्या करते हैं, उल्टे सीधे मेडिसिन खा लेते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, राइट। रीजंस क्या है AMR के, बस में बताया गया है। ट्रेडिशनल मिसयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन, यूज ऑफ एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक। मतलब आप अपने कैटल्स को भी, जो कैटल्स होते हैं जिसका हम दूध पीते हैं या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो उसके अंदर अगर एंटीवायरल जो मेडिसिन हैं उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में भी एंटर करेंगे, राइट। इनडिस्क्रिमिनेशन डंपिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये भी इसका कारण है। लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी इसका एक कारण है। कैसे? लैक ऑफ क्लीन वाटर से जो गंदे, जो रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, अगर आप उससे इन्फेक्ट हुए, आपको मान लीजिए किसी इस तरीके के बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया जो ऑलरेडी किसी एक तरीके की एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था, AMR वाला था, तो अगर आपको उसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया तो क्या आपके ऊपर नॉर्मल एंटीबायोटिक काम करेगी? नहीं काम करेगी। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ह्यूमन एक्टिविटी ओनली में से इसको एक्सक्लूड करना था, और जो चारों तरफ की गंदगी है वो तो कारण है ही, राइट। आखिरी सवाल जो आपको इस सेट का दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन द कैरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। देखो, UPSC के CDS एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कौन सी मेटल है जिसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं इसको आग से बचाने के लिए, कि इसमें आग ना लगे। अब ये सवाल कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है NCERT से, अगेन केमिस्ट्री से। कैल्शियम है, सोडियम है, वेंडियम है और या मैग्नीशियम है। अब आप थोड़ा सा याद करके बताओ, जब हम NCERT सीरीज में डिस्कस कर रहे थे तो हमने इससे मिलते जुलते पॉइंट्स को डिस्कस किया था, राइट। तो कुछ मेटल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि आप उनको स्टोर भी नहीं कर सकते, जैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगी वो जलना शुरू हो जाएंगी। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको ऑयल के नीचे रखा जाता है डिप करके, ओके। तो सोडियम एक बहुत ही कॉमन मेटल है। देखिए, आपको सोडियम जब मिल जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही जलना शुरू कर देता है। तो रिएक्टिव मेटल्स हमें आते हैं सारे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है नेचर में। तो अगर आपने इनको जैसे ही खुला छोड़ा तो ऑक्सीजन जहाँ पे भी होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये आग में जलना शुरू कर देते हैं। एंड दे कीप इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल में हम सोडियम को स्टोर करते हैं। NCERT का सवाल है, जब हम NCERT पढ़ रहे थे तो हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया था। तो सोडियम है हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम अगर होता है इसमें तो पोटेशियम भी हो सकता था, लेकिन सोडियम इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। सो दिस वॉज इट। आप इसकी एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लीजिए। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ये सब एयर में प्रेजेंट होता है तो उससे ये रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये इनको स्टोर हम स्पेशल तरीके से करते हैं। सो दिस वाज द सेट नंबर 17। इसमें हमने 10 सवालों को लिया और अलग अलग तरीके के सवाल जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे आपने ये भी देखा। तो आई होप आपको इन सवालों के सेट को करके बहुत मजा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।